सुंदर नगर में पिछले 2 सालों से बारिश नहीं हो रही थी। पूरे इलाके में सूखे और अकाल जैसी हालत हो चुकी थी। किसानों के खेत बिल्कुल बंजर पड़े थे और बिना पानी के खेती होती भी तो कैसे। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि व्यापारियों के व्यापार धंधे ठप हो गए। पंडितों को यजमान न मिले। ऐसी गरीबी में पूजा पाठ कौन करावे। और तो और इसका असर राज्य के राजा की सेना पर भी पड़ने लगा। खजाना खाली होने की वजह से सेना में से कई सिपाहियों को घर भेज दिया गया। ऐसी बुरी स्थिति में रोज इलाके के लोग इकट्ठा होते और चौपाल पर बैठकर बारिश का इंतजार करते रहते। इन हालातों में भी एक किसान जिसका नाम वीर बाहू था, वो रोज खेतों में जाकर काम करता। पता चला कि वो अपने खेतों में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहा है जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे कि बारिश के दूर दूर तक कोई आसार नहीं है और तुम पानी के लिए गड्ढा खोद रहे हो। परंतु उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। एक रात अचानक घनघोर बादल छाए और झमाझम बारिश होने लगी। पूरी रात बारिश हुई, परंतु सुबह होते ही बारिश बंद हो गई। सारे खेत गीले तो हो चुके थे जिन्हें जोता जा सकता था, परंतु सिर्फ वीर बाहू के खेतों में ही सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो सकी थी। इसके बाद ना जाने कुदरत का कैसा खेल हुआ कि फिर से बारिश नहीं हुई। बाकी सब गांव वाले परेशान, परंतु वीर बाहू ने अपने 4 छोटे छोटे खेतों में फसलें उगा ली क्योंकि उसके पास सिंचाई लायक पानी इकट्ठा हो गया था। अब पूरे इलाके में सिर्फ वीर बाहू के ही 4 खेत थे जिनमें फसल लहलहा रही थी। इधर बाकी गांव के लोग परेशान थे। वीर बाहू के लहलहाते खेतों को देखकर गांव के कुछ लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। उसी गांव के रहने वाले 4 दोस्त, जिनमें से एक व्यापारी था, दूसरा पंडित था और तीसरा राजा की सेना में सैनिक था और चौथा एक किसान था। पिछले 2 सालों से अकाल के कारण चारों का काम धंधा तो वैसे ही चौपट था। व्यापारी का व्यापार ठप पड़ा था। पंडित जी से भी कोई पूजा पाठ ना करवाता। सैनिक को राजा ने छुट्टी पर भेज दिया था और चौथा था किसान, जिसकी हालत पहले से ही खराब थी। इन चारों ने योजना बनाई कि किसी तरह से रात के समय जाकर वीर बाहू के चारों खेतों में से तैयार फसल को काट लिया जाए तो कुछ दिन उनके भी आराम से गुजर जाएंगे। उसी रात को वो चारों वीर बाहू के खेतों में पहुंचे और चारों एक एक खेत में घुस गए और फसल काटने लगे। इधर वीर बाहू अपने खेतों की रखवाली के लिए ही अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसे चोरों की आहट सुनाई दी। चांदनी रात थी, इसीलिए चांद की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। वीर बाहू ने देख लिया कि चारों चोर एक एक खेत में घुस गए हैं और वो चोर उसी के गांव के हैं। उसने सोचा कि अगर मैंने शोर मचाया तो हो सकता है ये चारों एक साथ उस पर हमला कर दें, तो इन पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। उसे मन ही मन में एक उपाय सूझा। वो सबसे पहले उस खेत में घुस गया जहां ब्राह्मण उसकी फसल काट रहा था। वीर बाहू ने ब्राह्मण के निकट पहुंचकर उसे प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण देवता, आपको इस आधी रात के वक्त यहाँ आकर कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी। आप किसी से कहलवा भेजते तो मैं खुद भुट्टे लेकर आपके घर पहुंचा देता। आप जितने चाहें उतने भुट्टे काट लीजिए, यह सब आपका ही आशीर्वाद है। किसान की बातें सुनकर ब्राह्मण उछल पड़ा और वो तेजी के साथ भुट्टे काटने में मगन हो गया। इसके बाद वीर बाहू उस खेत में पहुंचा जहां पर सैनिक फसल काट रहा था। वीर बाहू ने उससे कहा, अरे साहब, आप तो सैनिक हैं, हमारे रक्षक हैं। आप जितने चाहें उतने भुट्टे काट लीजिए। हम तो आपकी प्रजा हैं और ये खेत तो आपका ही है। अब वो क्षत्रिय सैनिक निश्चिंत होकर भुट्टे काटने लगा। तब वीर बाहू उस खेत में पहुंचा जहां पर व्यापारी भुट्टे काट रहा था। वीर बाहू ने व्यापारी से कहा, सेठ जी, आप मौके बेमौके हमें उधार देते रहते हैं और हमारी सहायता करते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको रोकने वाला कौन है। आप भी जितना मन चाहे उतने भुट्टे काट लीजिए। इस पर व्यापारी का डर भी जाता रहा और वो फटाफट भुट्टे काटने में लग गया।
अब वीर बाहु उस खेत में पहुंचा जहां पर किसान भुट्टे काट रहा था। वीर बाहु ने उससे कहा, अरे भाई, इन तीनों को हम जैसे लोगों को दान देने और कर चुकाने या कर्ज के रूप में धन देना पड़ता है, लेकिन तुम तो मेरे जैसे ही हो, एक किसान हो और किसान होकर चोरी करने आए हो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। चलो मेरी माँ के पास, वही इस चोरी का फैसला करेगी। ये कहते हुए वीर बाहु किसान को बाजू से पकड़कर अपनी झोपड़ी के पास खींच कर ले गया। बाकी तीनों चोरों ने जब ये देखा तो उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, हमारे पास तो वीर बाहु के खेत से भुट्टे काटने का हक है, इसीलिए उन्होंने किसान की सहायता नहीं की। वीर बाहु उसे लेकर झोपड़ी में चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद वीर बाहु लौटा और ब्राह्मण के निकट जाकर बोला, महाशय, मेरी माँ कहती है कि ब्राह्मण को चाहिए कि दान देने पर ले, पर चोरी करना अपराध है। चलो उनके पास। ये कहते हुए वीर बाहु ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उसे खींच कर ले गया। थोड़ी देर बाद फिर से वीर बाहु लौट आया। तब बाकी दोनों चोर भुट्टे काट रहे थे। इस बार वह व्यापारी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, अजी सेठ जी, मेरी माँ कहती है कि आपने हमें कभी कर्ज नहीं दिया, इसलिए आपका भुट्टे काटना अपराध है। इसलिए मेरी माँ के पास आकर अपनी सफाई दीजिए। चलिए। व्यापारी ने उस सैनिक की तरफ देखा कि वो उसकी सहायता करेगा, लेकिन सैनिक ने कुछ नहीं कहा। वह तो अपने भुट्टे काटने में मशगूल था। व्यापारी को झोपड़ी के अंदर ले जाकर वीर बाहु अब एक लाठी लेकर खेत में आ पहुंचा। तब तक उस सैनिक ने भुट्टों की गठरी बांध ली थी। वीर बाहु के हाथ में लाठी देखकर वह गठरी के साथ तेजी से भागने लगा। वीर बाहु ने उस सैनिक का पीछा किया और उस पर लाठी चला दी। वो मार खाकर नीचे गिर गया। वीर बाहु ने रस्सी से उसके हाथ बांध दिए और कहा, तुम्हें तो और लोगों को चोरी करते देखकर उन्हें दंड देना चाहिए, क्योंकि तुम एक सैनिक हो, मगर तुम भी चोरी करने पर तुल गए हो। इसकी सजा तो तुम्हें भोगनी ही पड़ेगी। चलो तुम्हें भी वही सजा दिलाता हूँ जो बाकी तीनों को मिलने वाली है। सैनिक ने कहा, मुझे भी अपनी माँ के पास ले चलो। बाकी तीनों को तुम्हारी माँ ने माफ कर दिया तो हो सकता है मुझे भी माफ कर देगी। वीर बाहु ने हंसकर कहा, भाई, मेरी माँ और कोई नहीं, यह जमीन है, उसी की ओर से मैंने तुमको बांध दिया है। बाकी तीनों को मैंने झोपड़ी के अंदर बांध कर रखा हुआ है। तब तक सूर्य उदय हो चला था। वीर बाहु ने उन चारों को बांधकर अपनी झोपड़ी में रख लिया और सूरज निकलते ही उसने बाकी गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और फिर उन चारों चोरों को कोतवाली भेज दिया गया। इस प्रकार वीर बाहु ने अकेले ही अपनी बुद्धि के बल पर चारों चोरों का सामना किया और अपनी फसल की रक्षा के साथ साथ चोरों को उचित सबक भी सिखा दिया। निम्मो अपनी शादी के बाद अपने पति के साथ ससुराल पहुंची। उसके परिवार में सिर्फ वो खुद और उसकी सास ही थी। निम्मो का मायका भी पास वाले गांव में ही था। मायका और ससुराल दोनों ही पास पास के गांव में थे, सो निम्मो अक्सर ही अपने मायके का चक्कर लगाती रहती। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन महीना बीतते बीतते निम्मो और उसकी सास में खटपट होने लगी। निम्मो की सास को निम्मो का हर दूसरे दिन मायके जाना पसंद नहीं था। वो कहती, निम्मो सुन, शादी के बाद ससुराल ही तेरा असली घर है। तू हर दूसरे दिन अपने मायके जाएगी तो तेरे पति का और मेरा ख्याल कौन रखेगा। समय बीतने के साथ साथ सास बहू के संबंध सुधरने की बजाय और भी बिगड़ने लगे। निम्मो अपने मायके जाने की आदत से बाज नहीं आ रही थी और सासू माँ उसे हर बात पर टोकने से मानती नहीं थी। एक दिन तो नौबत मारपीट तक आ गई। पति घर पर नहीं था, सास बहू में खूब हाथापाई हो गई। जब पड़ोसियों ने आकर बीच बचाव किया तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। गुस्से में आकर निम्मो अपने मायके चली गई। उसने सोच लिया था कि अब जो भी हो जाए वो अपनी सास से बदला लेकर रहेगी। यही सोचकर वो अपनी मायके के गांव के एक वैद्य के पास पहुंची। निम्मो ने वैद्य से कहा, वैद्य जी,
मैं अपनी सास से बहुत ही परेशान हूँ। मैं जो भी काम करती हूँ उसे अच्छा ही नहीं लगता। मेरे हर काम में कमी निकालना और मुझे ताने देना, बस यही उसे आता है। निम्मो ने बोलना जारी रखा, वैद्य जी, आप किसी भी तरह से मुझे उस चुड़ैल जैसी सास से छुटकारा दिलवा दीजिए। निम्मो बहुत गुस्से में थी। वैद्य बोले, बेटी, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे बहुत ही करीबी और बहुत ही खास दोस्त थे, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। पर तुम्हें एक बात का खास ध्यान रखना है, मैं जैसा कहूंगा ठीक वैसा ही करना, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगी। निम्मो बोली, आप फिक्र ना करें, जैसा आप बताएंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, बिना किसी गलती के। आप तो बस मुझे ये उपाय जल्दी से बता दीजिए। वैद्य जी अंदर गए और कुछ देर बाद जड़ी बूटियों का एक डिब्बा लेकर वापस आए और निम्मो के हाथ में वो डिब्बा थमाते हुए बोले, सुन निम्मो, तू अपनी सास को मारने के लिए किसी तेज जहर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि उससे सारा शक तुम ही पर जाएगा और तुम पकड़ी जाओगी। ये डिब्बा लो, इसके अंदर कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर पैदा करती हैं और 7-8 महीने में उसकी मौत हो जाती है। वैद्य जी ने आगे कहा, अब तुम हर रोज अपनी सास के लिए कुछ ना कुछ पकवान बनाना और चुपके से उसमें ये मिला देना, और ध्यान रहे इस दौरान तुम्हें अपनी सास से अच्छी तरह से पेश आना है, उसकी हर बात माननी है, ताकि मौत के बाद किसी का शक तुम पर ना जाए। जाओ, अब तुम अपने ससुराल वापस जाओ और अपनी सास से अच्छा व्यवहार करो। वैद्य जी ने अपनी बात पूरी कर दी। निम्मो खुशी खुशी अपने ससुराल लौट आई। निम्मो ने वैसा ही किया जैसा वैद्य जी ने उसे बताया था। अब वो अपनी सास की हर बात मानने लगी। रोज उनके लिए नए नए व्यंजन बनाती और उसमें वैद्य जी की दी हुई जड़ी बूटी मिला देती। जब कभी उससे गुस्सा भी आता तो वो वैद्य की बात को ध्यान में रखकर अपने गुस्से पर काबू कर लेती। 6 महीने बीतते बीतते घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। जो सास पहले बहू की बुराई करते ना थकती थी, वो अब घर घर घूमकर निम्मो की तारीफ करते ना थकती। इधर निम्मो भी अच्छे होने का नाटक करते करते सचमुच में ही बदलने लग गई थी। उसे अपनी सास में अपनी माँ नजर आने लगी। घर का माहौल इतना शांत और इतना खुशनुमा हो चुका था कि पूरा परिवार सुख से रहने लगा था। अब निम्मो को अपनी सास की मौत का डर सताने लगा। एक दिन वो बहाना बनाकर अपने मायके गई और सीधे वैद्य जी के पास पहुंची। निम्मो ने कहा, वैद्य जी, मेरी मदद कीजिए, मैं अब अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो तो एकदम बदल गई है और मुझे बहुत ही प्यार करने लगी है। मैं भी उन्हें अपनी सास नहीं बल्कि अपनी माँ ही समझने लगी हूँ। ये बोलते बोलते निम्मो रोने लगी। कुछ भी करके उस जहर की कोई काट मुझे दे दो, जिससे कि जहर का असर खत्म हो जाए। वैद्य जी बोले, बेटी, चिंता की कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने तुम्हें कभी जहर दिया ही नहीं था। उस डिब्बे में तो साधारण सी जड़ी बूटियां थी जिससे कोई नुकसान नहीं होता। जहर तो तुम्हारे नजरिए में था, लेकिन मैं खुश हूं कि तुमने अपनी सास की जो सेवा की है और जो प्यार उन्हें दिया है, उससे वो जहर खत्म हो गया। जाओ, खुशहाली से अपने पति और अपनी सास के साथ रहो। वैद्य जी की ये बात सुनकर निम्मो खुशी से झूमने लगी और वापस अपने परिवार के साथ आकर एक खुशहाल जीवन बिताने लगी।